सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया मैं हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे तजम्मुल बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और आगे चल के प्रोग्राम में और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। वतन अजीज़ में आजकल जो खबरें आ रही हैं वो हम सबके सामने ही हैं। बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं, बहुत सी नई पार्टीज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं और कोई कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात हो रही है फवाद चौधरी साहब से या टेलीफोनिक रब्ता हो रहा है, लेकिन बज़ाहिर अभी कोई भी चीज़ जो है वो मानी नहीं जा रही। लेकिन अभी भी किसी भी बंदे ने क्लियरली जो है इन जमातों के साथ, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब की जमात हो या पीपल्स पार्टी के साथ हो या नून लीग के साथ हो, कोई बड़ा बंदा अभी उस तरीके से इनके साथ एसोसिएट नहीं हुआ है। तो एक्चुअली जो इस मुल्क की सियासत है वो किस तरफ जा रही है। लेकिन सारी जो बिसातें हमें नजर आती हैं, जो बिछी हुई हैं, वो इस वक्त लाहौर में बिछी हुई हैं। जैसे कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है वो तैयारी कर रहे हैं आने वाले दिनों में जलसे और जुलूसों की। फिर मरियम नवाज साहब भी बड़ी हमें एक्टिव नजर आती है जलसे जुलूसों के हवाले से। लेकिन आने वाले दिनों में जो भी होगा वो तख्ता लाहौर से ही होगा। देखते हैं कि आगे सियासत जो है वो किस रुख बैठती है और किसकी कामयाबी होती है। इसके साथ साथ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा अहम फैसला आया है रिकॉर्डिंग के हवाले से, ऑडियो वीडियो। और उन्होंने कहा कोई भी ऐसा बंदा जिसकी रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो आती है, ऑडियो आती है, वो एक्चुअली विक्टिम है, एक्यूज नहीं कह सकते। तो बड़े सवाल खड़े होते हैं इसके ऊपर भी, जो हम आज के इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। और रूजवेल्ट होटल हम सब ने सुना है इसके बारे में और बहुत सी इसके बारे में स्पेकुलेशन की गई, बहुत सी स्टोरीज इसके बारे में आई। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तकरीबन जो है 99.9% जो था वो मुनाफा दे रहा था, लेकिन 2 से 3 साल ऐसे थे जिसमें इसने मुनाफा नहीं दिया और उसके बाद इसकी मेंटेनेबिलिटी नहीं हो सकी। और बहुत सी पार्टीज़ जो थी वो बड़ी इंटरेस्टेड थी इसको ख़रीदने में। कभी पीपल्स पार्टी का नाम आया, कभी PTI का नाम आया, कभी नून लीग का नाम आया, सबका आया। लेकिन अब फाइनली जो है इसको लीज आउट कर दिया गया है 3 साल के लिए। जब रूजवेल्ट होटल ख़रीदा गया था, तो जब पाकिस्तान ने ख़रीदा था उस वक्त पहले लीज आउट हुआ था और बाद में इसको ख़रीदा गया था। अब यहाँ पर भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी कंपनी है जिसको ये दिया गया है, किन शराइत पे दिया गया है, इब्तिदाई तौर पे लीज आउट हुआ है या आने वाले दिनों में ख़रीद लिया जाएगा। और आखिर जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक होटल जो है वो जब से इसको ख़रीदा हुआ है तब से ये मुनाफा दे रहा है। सिर्फ 2 से 3 साल ऐसे हैं कि ये मुनाफे में नहीं गया, तो क्या इसको मेंटेन नहीं किया जा सकता था? और इसके अलावा और भी बड़ी जो चीज़ें हैं वो प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, ख़ासतौर पे इकोनॉमी के हवाले से। बिज़नेस जो कम्युनिटी है उसको बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं आने वाले बजट के हवाले से, उनके बहुत से सवालात हैं। तो ये जो बजट आ रहा है क्या इन सवालों का जवाब दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? सबसे पहले मैं जाऊँगी सलमान साहब आपकी तरफ। वैसे तो तजम्मुल भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन मैं आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, कोई कह रहा है वो पार्टी सामने आ रही है, कोई कह रहा है नई पार्टी बन रही है। जो तख्ता लाहौर है, आपको इसकी सियासत जो है वो किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? देखिए अलीना, बात यह है कि असल जंग जो है वो पंजाब में है, पानीपत की जंग। और उसमें 2 बड़े सियासी हरीफ हैं, PMLN और PTI जी। अब 2023 के इंतखाबात के तनाजुर में जो नई सख्तबंदी हो रही है, जिसमें एक बात तो सामने आ रही है कि जैसे PTI को दीवार से लगाने का फैसला कर लिया गया है या PTI को कट साइज करने का फैसला कर लिया गया है। उनके लोगों को भी तोड़ा जा रहा है, उनको डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है। और PTI की अभी कोई कैंपेन या पॉलिटिकल एक्टिविटीज अमली तौर पर बंद है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन का जो आपने जिक्र किया है, अभी तक तो कोई काबिल जिक्र रहनुमा जो है बराह रास्त PTI से जो मुनरिफ हुआ है उसने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार नहीं किया। दूसरी बात यह कि बहुत से लोग जो है मुस्लिम लीग काफ में भी गए हैं, तो 2 नए जिसे कहते हैं ना घोड़े तैयार किए जा रहे हैं, मुस्लिम लीग काफ और जहांगीर तरीन ग्रुप। और तीसरा घोड़ा भी तैयार किया जा रहा है जो कर्नल हाशिम डोगर साहब है। वो ये कहते हैं कि PTI के जितने भी मुनरिफ लोग हैं वो उनके प्लेटफॉर्म से डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, अब ये जो नई सख्तबंदी हो रही है पंजाब में, ये तो बराह रास्त जो है सिर्फ PTI के लिए चैलेंज नहीं है, बल्कि खुद मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक चैलेंज बन रही है। और फिर आसिफ अली ज़रदारी का लाहौर आके बैठ जाना और जनूबी पंजाब को फोकस करके लोगों को पीपल्स पार्टी में शामिल करना, जिसकी वजह से PMLN में आसिफ अली ज़रदारी को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ठीक हो गया। आप से जो हमारा राब्ता है वो फिलहाल बहाल नहीं हो पाया क्योंकि एक तो आवाज़ आपकी ठीक नहीं आ रही है। हम कोशिश करते हैं आपको दोबारा कांटेक्ट करने की। तजम्मुल, आप मेरे साथ मौजूद हैं। अभी आपने सुना है कि सलमान आबिद साहब ने क्या बात की है। कुछ इस तरह की खबरें आ रही थी कि शायद जो फवाद चौधरी साहब हैं इनके कोई बैकडोर जो है वो राब्ते चल रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ। अभी कोई इसकी तस्दीक तो नहीं की गई है, लेकिन मुख्तलिफ ज़राए से खबरें हैं। तो आपका इसके ऊपर का कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर ये राब्ते हो रहे हैं तो जो फवाद चौधरी साहब हैं और जहांगीर तरीन साहब हैं ऐसी क्या चीज़ कर लेंगे
जिससे लोग जो है उन्हें कबूल भी करेंगे और उनके लिए आसानी भी होगी इलेक्शंस में जाना? जी तजम्मुल। हम दोबारा से तजम्मुल से रब्ता करने की कोशिश, बड़े मज़ेदार किस्म की खबरें आ रही हैं और जैसे कि अभी सलमान आबिद साहब ने भी बात की है कि इस वक्त जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि तख्ता लाहौर डिसाइड करेगा कि आने वाली जो सियासत है इस मुल्क की वो किस तरह बैठेगी। और ख़बरें जो थी वो यही थी कि जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन जो बात की है अभी सलमान आबिद साहब ने भी, जिसमें उन्होंने ये बोला कि कोई बड़ी शख्सियत जो है वो इन पार्टीज़ का हिस्सा नहीं बनी है। अपनी तरफ से आसिफ अली ज़रदारी साहब भी जो है वो चीज़ें कर रहे हैं, नून लीग भी चीज़ें कर रही हैं। और तजम्मुल, मेरा दोबारा आपसे सवाल है, अगर आपने नहीं सुना तो मुझे ये बताएं, जहांगीर तरीन साहब और फवाद चौधरी साहब ऐसा क्या निकाल लेंगे जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं निकाल सकती, और क्या इनके दरमियान में ऐसी क्या बात होगी कि जब ये अवाम के पास जाएंगे तो लोग इन्हें हाथों हाथ कबूल करेंगे और वोट पे वोट भी डालेंगे? जहाँ तक आपका इस सवाल का ताल्लुक है कि क्या ये निकालेंगे, तो वो तो बदाहरन तो कुछ भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। अभी तक कोई खास को बयानिया भी जहांगीर तरीन जो पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी जानब से अभी तक कोई बयानिया भी जो है वो अवाम में थ्रो नहीं किया गया कि क्या उनका मैनिफेस्टो होगा, किस हवाले से वो इलेक्शन में जाएंगे, क्या बयानिया जो है वो रखा जाएगा। तो इस हवाले से अभी जो सूरत हाल है वो वाज़ेह नहीं है। और दूसरी जानब को बड़ा नाम भी अभी तक जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ जुड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक जो है वो वही उनके जो पुराने मोहरे थे जो उन्होंने पहले प्यादे रखे हुए थे, अभी तक वही लोग जो हैं वो उनके साथ नजर आ रहे हैं। और सिर्फ एक नई पार्टी रजिस्टर्ड कराने की जो ताकत है वो नजर आती है। अलबत्ता कोई बयानिया या किस तरह की चीज जो है वो नजर नहीं आती। सिर्फ एक ही चीज नहीं है जिसमें वो ये कहते हैं कि हम नून लीग या पीटीएम के साथ जो है वो नहीं जाएंगे, हम अलग से एक अपनी जमात बनाएंगे और उसके ऊपर जो है वो सियासत की जाएगी, इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा। लेकिन जो बड़ी चीज ये है कि जब एक तरफ इतने इतने बड़े बयानिए जो है वो मौजूद हैं, तो उन बयानियों के दौरान अभी तक कोई इस तरह का कोई तुरफ का कार्ड जो है वो उन्होंने नहीं शो किया। फवाद चौधरी और जहांगीर तरीन के कोई राब्ते हो रहे हैं? बज़ाहरन तो जहांगीर तरीन और जो है फवाद चौधरी के जो राब्ते हैं, फवाद चौधरी की जानब से तो भरपूर उसकी जो है वो तरदीद की जाती है कि उनका ऐसा कोई राब्ता नहीं है। आज भी जो है वो असद कैसर और जो दीगर लोग हैं उनकी जानब से भी ये कहा गया कि उनका जहांगीर तरीन के साथ कोई राब्ता नहीं है। लेकिन अगर गुज़िश्ता दिनों की बात की जाए तो उस दौरान भी फवाद चौधरी ने तो यही कहा कि वो सियासत से ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन उससे अगले 2-3 दिन बाद ही वो मंजर आम पर आए और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने एक मीडिया टॉक भी की जिसमें उनका ये कहना था कि वो इस मुल्क को जो है वो शरीफ खानदान और जरदारी खानदान रास्ता भी उन्होंने भी पार्टी बनाई है, पॉलिटिकल पार्टी बनाई है डेमोक्रेट्स के नाम से, जो उनका नाम आ रहा है फिलहाल जो सामने आ रहा है सो फार। उनकी पार्टी की कैपेसिटी क्या देखते हैं? आपको लगता है वो लीड कर पाएंगे? नहीं, लीड कर पाने के हवाले से अगर बात की जाए तो वो तो अभी तक तरीन ग्रुप या जो मुराद राज का जो ग्रुप है वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो खुल के किसी भी चीज को पे खेल सके। अगर मुराद राज या वो जो हाशिम डोगर है उनके अगर ग्रुप की बात की जाए तो उन्होंने ये बात वाज़ेह कही है कि वो कोई अलग से पार्टी नहीं बना रहे, उनका बस एक डेमोक्रेट्स के नाम से जो है वो एक ग्रुप है जो कि एग्जिस्ट करेगा सियासत में। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई बड़े नाम उनके साथ भी नहीं है। मुराद राज और हाशिम डोगर ही उनमें दो चेहरे ऐसे नजर आते हैं कि जो सूबाई वजीर भी रहे, जो पार्लियामेंटेरियन भी रहे, लेकिन बाकी जिनके साथ उन्होंने बैठ के मीडिया टॉक की थी तो वो भी सिर्फ जो छोटी सतह पे जो सियासतदान है, काउंसलर वगैरह या इस तरह की वो लोग नजर आते हैं। कोई बड़ा नाम उनके साथ नजर नहीं आता इस जो है सारी मूवमेंट में। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल बुखारी साहब आपका। हसन मुर्तज़ा साहब की तरफ चलते हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और बड़ा हम एक्टिव देखते हैं इनको और आने वाले दिनों में मुझे लगता है इन्हीं का राज है। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि कुछ खबरें चल रही हैं इस वक्त इस्लामाबाद में और ख़बरें ये हैं कि कोई निगरान सेटअप आएगा, उसको कोई वज़ीर आज़म होगा। आप इस खबर की तरदीद करते हैं या तस्दीक करेंगे सर, अगर आपके पास कोई ऐसी खबर है तो? देखिए, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई खबर नहीं है जी, और ना ही हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि कोई गैर आईनी जो है वो सेटअप आए और वो लेके मामलात को आगे चले। हम तो इलेक्शन देखते हैं कि टाइम पे इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होंगे और इलेक्शन ही है, क्योंकि इसके अलावा तो मेरा ख्याल है और कोई चीज भी जो है वो आइन
के मुताबिक नहीं होगी जी। पीपल्स पार्टी तो आइन पे यकीन रखने वाली जमात है, हम तो आइन के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला आइनी तरीके से हम जो आने वाली हुकूमत जो है वो बनती देख रहे हैं। सर अगर इलेक्शंस होंगे तो आप लोग पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जाएंगे या अलग अलग लड़ेंगे? सारे इत्तेहाद बना के लड़ेंगे, मुत्तहिद होकर लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे? नहीं जी, देखें हम तो पहले भी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम पीडीएम के इत्तेहादी जरूर है और हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे जी। बाकी कोई चीज भी सियासत में हरफे आखिर नहीं होती। हाँ जी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन लड़ेगी और अपनी हैसियत में वो लड़के और आएगी दोबारा। ठीक हो गया। सलमान से मैं आपकी तरफ आऊँगी। अभी आपने हसन मुर्तज़ा साहब को भी सुना है, जो सवाल था वो बेसिकली मैं आपसे भी वही करना चाहूँगी। खबरें आ रही हैं कुछ निगरान सेटअप के हवाले से, आपके पास कोई खबर है इस हवाले से? कि कुछ लोग ऐसे हैं इस्लामाबाद में जो अपना नाम भी ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम आने वाले वज़ीर आज़म होंगे, तो वो जो एक इलेक्शंस की बात की जा रही है, आपको लगता है कि इलेक्शंस डिले हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस्लामाबाद में अब ये तैयारी शुरू हो चुकी है कि बजट के बाद जाके जून के आखिर में या जुलाई के फर्स्ट वीक में निगरान हुकूमतें बननी है। अच्छा। और इलेक्शन की तरफ जाना है और इसके लिए मुख्तलिफ नामों के ऊपर गौर हो रहा है और ज्यादातर जो नाम है वो ज्यादातर टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स हैं जो निगरान हुकूमत में आएंगे। अब सवाल सिर्फ ये है कि इलेक्शन वक्त पे हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। अभी इसके बारे में इस्लामाबाद के अंदर भी एम्बिग्यूटी पाई जाती है। सिर्फ देखना यह है कि जिस तरीके से हमारे ताकतें जो है इलेक्शन के नताइज चाहती हैं, अगर उस तरह से एक मंजरनामा बन गया तो इलेक्शन अपने वक्त में अक्टूबर या नवंबर में हो सकते हैं। और अगर मामलात उनके कंट्रोल से बाहर निकले तो इसी निगरान हुकूमत को लंबा करने की भी हिकमत अमली पे गौर किया जा रहा है। लेकिन ये बात साबित हो चुकी है कि अब जून के बाद या जुलाई के बाद ये जो मौजूदा हुकूमत है और चारों सूबाई हुकूमतें हैं, इनके मुकाबले में निगरान हुकूमतें बनेंगी। और उसकी वजह यह है जो भी हसन मुस्तफा साहब कह रहे थे, हसन मुस्तफा साहब, कि अब चॉइस आपके पास कोई नहीं है इलेक्शन के अलावा, जाना आपको इलेक्शन की तरफ ही है। क्योंकि अगर आप इलेक्शन का रास्ता नहीं इख्तियार करेंगे तो और ज्यादा महाजराई पैदा होगी। और यही वजह है कि जो पीटीआई के खिलाफ भी बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि अगर इलेक्शन से पहले पीटीआई की जो ताकत है उसको कम किया जा सके, उसका नंबर जो है वो कम किया जा सके और उनको एक बड़ा मुश्किल वक्त मिले इलेक्शन लड़ने के लिए, इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए, ताकि वो कोई बड़ी अददी बरतरी जो है वो हासिल ना कर सके। और ये भी बात खबरें हैं कि इस्लामाबाद में कि जो भी हुकूमत बनेगी वो बड़ी, जिसे कहते हैं ना, कोलेशन टाइप होगी और बड़ी कमजोर सी हुकूमत होगी, चंद वोटों की बुनियाद पर खड़ी होगी। अगर इस तरह का इंतखाबी मार्का खेला जाएगा और ऐसी ही हुकूमत बनाई जाएगी तो मेरा अपना तजिया यह है कि इससे पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम भी नहीं होगा और माशी इस्तेहकाम भी नहीं होगा, महाजराई का खेल जारी रहेगा। असल में देखना यह है कि क्या इंतखाबात की बुनियाद शफाफियत पर मबनी होगी, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड जो मरियम नवाज कहती थी वो बाकी सबके लिए भी होगा या सिर्फ उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। और अभी तो मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग नून में भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा हो चुकी है और मुस्लिम लीग नून को लग रहा है कि शायद हमें भी इंतखाबी अमल से दूर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो अभी इस्लामाबाद में बहुत कुछ तय होना है। अभी इब्तदाई शक्लें आ गई हैं कि लोग निगरान हुकूमत के बारे में और मुख्तलिफ लोगों के नामों के साथ बातें करना शुरू हो गए हैं। और जैसे पंजाब की निगरान हुकूमत लंबी हो गई है, इसी तरह से इस्लामाबाद की निगरान हुकूमत को भी लंबा करने का खेल है, अगर इंतखाबात से पहले कुछ मामला तय ना हो सके तो। ठीक हो गया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है सलमान साहब आपने। अब मैं आऊँगी हसन साहब की तरफ। हसन साहब, इसी से एक जुड़ी हुई बात है, बहुत से लोगों का ये तासुर है और तज्जिया यही है कि बेसिकली जो नून लीग है शायद वो आने वाले दिनों में अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो शो करे। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला है जिसमें 72 जो थे अरकान असम्बली, उनके जो इस्तीफे थे वो मंजूर नहीं किए गए थे। तो आपको लगता है कि अगर ये लोग दोबारा असम्बली में जाएँ तो जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं वो उनको दे देंगे इजाज़त और उन्हें कहेंगे कि बिल्कुल आएँ, आप असम्बली में बैठें और आने वाले दिनों में अगर आप कोई कानून साजी करना चाहते हैं मिलकर 2/3, तो आप वो जो पीटीआई के लोग हैं जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए हुए हैं, आपको लगता है कि जो पीपल्स पार्टी है, बिकॉज स्पीकर कौमी असम्बली तो आपके ही हैं, फैसले तो आप लोग ही करेंगे और बहुत से फैसले जो हैं वो इस वक्त आसिफ अली ज़रदारी साहब के हाथ में है, तो ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर वो जाएँ तो आप उन्हें कबूल करें और आप उन्हें कहें जी आएँ, हम आपको वेलकम करते हैं असम्बलीज़ में? देखिए जी, मैं नहीं समझता, वो एक आईनी तरीके से उन्होंने रिजाइन किए हैं और वो इस्तीफे इतनी देर के बाद और इतने एहतजाजों के बाद, हम तो नहीं चाहते थे कि वो असेंबली से जाएं। हमने तो पूरी कोशिश की कि वो इस सिस्टम का हिस्सा रहें, वो खुद ही इररिलेवेंट होते गए। लेकिन वो ना आए, जब वो ना आए तो हमने तंग आके, क्योंकि वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी ले रहे थे और काम भी नहीं करते थे, उधर भी नहीं आते थे, तो उस वजह से वो इस्तीफे मंजूर हुए और वो आइन और कानून के मुताबिक हुए। तो उसमें दोबारा उनको लेने वाली तो कोई गुंजाइश नहीं है।
अच्छा चलिए, मैं एक सवाल आपसे करूंगी जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी। सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब ने वापस अगर आना है तो एक कानून में जो है वो आइन में कानून साजी करनी पड़ेगी, और रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट है उसको भी आज चैलेंज कर दिया गया है। मैं सीधा सवाल आपसे करूंगी जब मैं वापस आऊंगी, तो मेरा यही सवाल होगा कि अगर आप उनके जो है उन्हें कबूल कर लेते हैं असम्बलीज में, तो मेरे ख्याल में आप आइन में कानून साजी करते हैं। जब आप आइन में कानून साजी करते हैं तो पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर सकती है नवाज शरीफ साहब को वापस आने में। सवाल मेरा ये था। तो लेकिन वक्त में प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, पर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी हसन साहब, जो मैंने आपसे सवाल किया था अगर आप उसका जवाब देना चाहें। बड़ा खुल के कर दिया था मैंने। जी मैं बिल्कुल रिपीट करती हूँ। सवाल जनाब ये था कि जैसे कि हमें पता है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए आइन में आपको कानून साजी करने की ज़रूरत है, और अगर ये 72 लोग वापस आते हैं और राजा परवेज़ अशरफ साहब अगर उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं कौमी असम्बली में, तो फिर तो नवाज शरीफ साहब के लिए आसिफ अली ज़रदारी साहब एक प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। अगर बातचीत के जरिए कानून साजी हो जाए तो उनका आना भी बहुत बेहतर हो सकता है। तो कुछ इस पर अगर आप कॉमेंट करना चाहें तो। देखें, जहाँ तक ताल्लुक कानून साजी का है वो पार्लियामान का हक है जी, और पार्लियामान अगर मुनासिब समझेगी कि कोई ऐसी हमें कानूनी और आईनी तरमीम दरकार है तो वो यकीनन होनी चाहिए। उससे अगर मियां नवाज शरीफ साहब को भी फायदा पहुंचता हो तो वो पहुंचना चाहिए। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जी तो ये मौके मुख्तलिफ क़यादतों को पहले भी दिए हैं कि वो मुल्क में आए और मुल्क में सियासत करें। हमने तो जब बीबी शहीद हुई तो ये सारे बायकॉट पे चले गए थे। हमने उस वक्त भी इनको कहा था कि बायकॉट नहीं करना जी, आए इलेक्शन लड़े, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है जी। तो हम तो इलेक्शन वाली जमात हैं, हम तो आइन और कानून वाली जमात हैं। हमने कैसे आइन और कानून के मुताबिक जो तरमीम का हक है वो नहीं देना। बिल्कुल बिल्कुल, 2/3 अक्सरियत चाहिए। यू वेरी मच राइट। अब हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आते हैं। इनमें 2 स्टोरीज करेंगे हम इस सेगमेंट में। एक तो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है ऑडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से, वीडियो रिकॉर्डिंग के, क्या विक्टिम है, एक्यूज नहीं है, और दूसरी चीज़ है रूजवेल्ट के हवाले से। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद है, नासिर कयूम साहब, सबसे पहले उनकी तरफ चलेंगे। नासिर साहब, मुझे ये बताइएगा, फाइनली जो है इसे लीज आउट कर दिया गया है 3 साल के लिए, किस कंपनी को दिया गया है? कुछ अगर इस हवाले से आप हमें अपडेट करें, क्योंकि पिछले आपको पता है कि बहुत से लोग ये मसलन इस हवाले से चीज़ें आ चुकी हैं कि ये जो होटल था ये मुनाफे में जा रहा था लेकिन इसको मेंटेन नहीं किया जा सका, और बहुत से लोग इंटरेस्टेड थे। फिर कतरी लोगों की भी बातें हो रही थी, फिर ट्रंप की भी बातें हो रही थी। अगर आप कुछ बता सकें कि ये शफाफ तरीके से लीज आउट किया गया। जी देखिए, जो आपने चीज़ें अपने इंट्रो में की वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अपने नाज़रीन को पहले ही आगाह कर चुके हैं। देखिए, इस वक्त अपेरेंटली जो सिचुएशन है, जो इस होटल की जो सिचुएशन थी पिछले कई साल से बंद पड़ा हुआ है, और न्यूयॉर्क सिटी में जो है ना इस वक्त जो पनाह गुज़ीन है, असाइलम सीकर्स है, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो अनप्रेसिडेंटेड थी। इस वक्त एक किस्म की क्राइसिस सिचुएशन है यहाँ पे। उनकी हाउसिंग का मसला बना हुआ था। तो 2-4 होटल्स जो हैं वो न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट ने ये हासिल किए हैं, और इनमें जो है वो पनाह गुज़ीनों को ठहराया जा रहा है, और ये 15 मई से हैंड ओवर कर दिए गए हैं न्यूयॉर्क सिटी जो गवर्नमेंट है उसको, और न्यूयॉर्क सिटी से एफिलिएटेड एक कॉर्पोरेशन है वो इसको रन करेगी। अब ये 3 मरहलों में जी इसको दिया जा रहा है। पहले मरहले में इसके 500 रूम्स जो हैं वो आपके लीज होंगे, उसके बाद 400, उसके बाद 100, जो टोटल इसके 1025 रूम्स हैं। तो ये 3 साल का मुआहदा किया गया। लेकिन इसमें एक जो छोटी सी चीज है जिसके बारे में अभी तक चूंकि प्रिंटेड हमारे पास जो एग्रीमेंट है, सर्टिफाइड एग्रीमेंट, उसकी कॉपी नहीं आ सकी, तो उसमें जो देखना ये है इस होटल के ऊपर जो सिटी ऑफ न्यूयॉर्क है उसके $60 मिलियन के करीब $60 मिलियन के टैक्स वाजिबुल अदा है। और उसके अलावा एक जी तो ये सिटी गवर्नमेंट को उन्होंने पे करने हैं। और इसके अलावा जो एम्प्लॉइज का एक सर्वेलेंस अलाउंस होता था, या एक जब कोरोना था तो घर बैठ के आप एम्प्लॉइज को, जब ये होटल बंद हुआ तो $500 पर वीक आपको एक एम्प्लॉय को देने थे। तो वो भी फैसला जो है वो जो लॉ सूट था उसके खिलाफ अपील की थी रूजवेल्ट होटल ने, वो भी उन्होंने अपनी अपील वापस ले ली है। तो 12 मिलियन। अच्छा नासिर साहब, जो खबरें आ रही थी आपकी बिल्कुल नज़र से गुजरी होगी क्योंकि आप ये स्टोरी कवर करते रहे हैं और हम आपको लेते भी रहे हैं स्टोरी के ऊपर, वो कतरी कंपनी के हवाले से या कुछ ऐसे, अभी जब तक चीज़ें सामने नहीं आएंगी, डॉक्यूमेंट सामने नहीं आएंगी, फिलहाल कुछ भी कहना कबल उस वक्त है या ये चीज़ें क्लियर हो गई हुई हैं बहुत शफाफ तरीके से? देखिए कतरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो इस सूरत में आ रही थी
कि कतरीज ये चाहते थे कि इसको गिरा के इस होटल को, तो इसमें एक मल्टी स्टोरी जो है वो शॉपिंग और आर्केड बनाया जाए और एक शॉपिंग मॉल बनाया जाए बहुत बड़ा, क्योंकि पूरा ब्लॉक है, पूरी सिटी ब्लॉक है जिसपे रूजवेल्ट। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक न्यूयॉर्क गवर्नमेंट की एक और एफिलिएटेड कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है जो शहरी कंपनी है, वो उसको कहते हैं लैंडमार्क कमीशन। लैंडमार्क कमीशन जो है उसके अंदर जितने भी 100 साल से ज्यादा जो बिल्डिंग्स की एज हो जाती है, उसके बाद आप उसके अंदर इंटीरियर में तो उसके अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन एक्सटीरियर को नहीं छेड़ सकते, और ना ही उसकी किसी मंजिल को आप बढ़ा सकते हैं, ना ही मंजिलें कम कर सकते हैं, यानी एक्सटीरियर जो होता है आप उसको छेड़ नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब। मैं वापस आऊंगी सलमान साहब की तरफ। सलमान साहब, आपको इस स्टोरी के अंदर कुछ चीज़ नज़र आती है? क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ इस स्टोरी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो भी हिडन होंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब रूजवेल्ट होटल को खरीदा था तो पहले लीज पर था वो, और बाद में जाके उसे ख़रीद लिया गया। और इस मुल्क की जो इकॉनमी के हाल हैं और रूजवेल्ट होटल की जो हिस्ट्री रही है ख़ास तौर पर पोलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से आपको लगता है चीज़ें इतनी शफाफ हैं जितनी बज़ाहिर नज़र आ रही हैं? देखिए, काश पाकिस्तान में चीज़ें शफाफ होती तो आज हम ये रोना रो रहे होते जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं। हर चीज के अंदर एक हिडन एजेंडा है और हर हुकूमत इसको अपने अपने तरीके से इसको इस्तेमाल करती है। अभी भी बहुत से सवालात हैं, एम्बिग्विटीज हैं, डाउट्स हैं, और सवाल ये है कि इतने बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में हुकूमत के बेशुमार बुजुर्ग को नहीं पता, कैबिनेट को नहीं पता, पार्लियामेंट को नहीं पता, कोई स्टैंडिंग कमेटी है उसके पास नहीं है। ये कहाँ बैठ के मामला तय होते हैं, कहाँ बैठ के तय होता है कि हमने इसको लीज पे देना है, नहीं देना है, किसके दौर में कमीशन आ रहा था, किसके दौर में कमीशन नहीं आ रहा था, फला बेच रहा था, फला नहीं बेच रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूँ ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो आज बात की है वो तो बड़े सादा अंदाज में बात की है, और किसी भी हुकूमती वजीर को इसी अंदाज में बात करनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि इसको तहकीक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये सारा मामला जो है किस हद तक ट्रांसपेरेंट है और किस हद तक ट्रांसपेरेंट नहीं है, किस हद तक इसमें जो रूल्स एंड प्रोसीजर है उसको फॉलो किया गया और किस हद तक नहीं किया गया। और ये भी देखना होगा ये किसी के मफाद में कुछ फैसले किए गए हैं या मुल्क के मफाद में कुछ फैसले किए गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह के जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें मुल्क के मफाद से ज्यादा किसी हुक्मरान तबकात के अंदर बैठी हुई बड़ी शख्सियात या और बड़ी ताकतवर जो बिजनेस शख्सियात हैं उनके इंटरेस्ट को भी ऑब्जर्व किया जाता है, उनको इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि ये मामला इतना सादा है जितना सादा अंदाज में हमें बनाकर दिखाया गया। ठीक हो गया, बिल्कुल मैं भी आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ। अब मैं हसन साहब आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहें? और दूसरी जो स्टोरी है जो लाहौर हाई कोर्ट की आई है रिकॉर्डिंग के हवाले से, ऑडियो वीडियोस की ना, जिसमें उन्होंने कहा है कि बेसिकली जिसकी वीडियो आ रही है या ऑडियो आ रही है वो विक्टिम है, एक्यूज्ड नहीं है। सो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? मरियम नवाज साहबा की आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो ज़रूर सुनी होंगी, तो इसका इतलाक तो फिर उन पर भी होता है। बंदा पूछे तो सही कि आखिर उनके पास ये ऑडियो वीडियोस कहाँ से आई होंगी, या किसी भी पॉलिटिशियन के पास XYZ। उस दिन मेरे प्रोग्राम में एक हजरत मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बीबी की गवर्नमेंट चली गई थी इस इशूज़ के ऊपर। तो आप इसको कैसे देखते हैं इस चीज़ को, और पिछले जितनी भी चीज़ें हुई हैं उनकी आपको लगता है तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर ये आती कहाँ से हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं तो इसको कोई मुनासिब निगाह से नहीं देखता। ये किसी की भी ऑडियो और वीडियो वो इस तरह मंजर आम पे लाना मैं समझता हूँ ज्यादती है। ये इस हद तक तो जब ये दलील दी जाती है कि मुल्की मफाद में और मुल्की मफाद के खिलाफ जो लोग कर रहे होते हैं, हम उनकी ऑडियो वीडियोस बना रहे होते हैं और उनकी हम रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं, और ये नेशनल इंटरेस्ट में था और इस किस्म की जो पूंडी दलीलें भी देते हैं, मैं समझता हूँ आपने बात बिल्कुल ठीक किया, आई एग्री विद यू। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि जब आप लोगों की गवर्नमेंट रही थी तब इसके ऊपर क्या काम तो कोई नहीं ना किया गया। आए दिन किसी पॉलिटिशियंस की आती है, जजेस की आती है, और एक अजीब सा एक वो एटमॉस्फेयर होता है, हर चीज़ को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत अहम फैसला है जिसका आने वाले दिनों में जो एक ऑलरेडी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर बड़ा इम्पैक्ट होगा। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे साथ मौजूद होंगे सरदार यासिर इलियास साहब जो कि सदर हैं इस्लामाबाद डेवलपर एसोसिएशन के। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरदार यासिर इलियास साहब, सदर हैं इस्लामाबाद डेवलपर एसोसिएशन के। उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो आने वाला बजट है वो कितना आवाम दोस्त होगा और बिजनेस कम्युनिटी के लिए कितना पॉजिटिव होगा। जी यासिर, कैसे देखते हैं आप आने वाले बजट को? क्योंकि हुकूमत के जो हालात हैं, जो इस वक्त इकनॉमिकल सिचुएशन है वो आपके सामने ही है, और बहुत से बिजनेसमैन जो हैं वो ये अपने कंसर्न शो कर चुके हैं कि आने वाले हालात को इतने फेवर में नहीं नज़र आते उनके। तो मुझे भी ये लग रहा है, आई थिंक ओवर द लास्ट 1 ईयर्स हमने काफ़ी सफ़र किया एंड इसकी
बुनियादी वजह ये है कि आपके जो रुपी डिवैल्यू हुआ है उसकी ह्यूज इम्प्लीकेशंस हैं। इस साल भी मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि जो फिजिकल डेफिसिट है आपका इज गोना एक्सीड 6.2 ट्रिलियन रुपीज़, जो कि ऑलमोस्ट 60% है आपका GDP का। लेकिन जो पॉलिसीज़ ला रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ज़रूर कंसिडर करें कि इससे मज़ीद इकॉनमी आपकी कंट्रैक्शन की तरफ जाएगी, क्योंकि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि दे आर नॉट गोना बी फेवरेबल। स्पेशली अगर उन सेक्टर्स की हम बात करें जो ह्यूजली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें हम तो रियल स्टेट की बात करेंगे, बिकॉज रियल स्टेट नॉट जस्ट हैज़ वन सेक्टर बल्कि 60 एलाइड सेक्टर्स हमारे साथ काम करते हैं। इसमें लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी FBR ने 236K, जिसमें हमारे जो सेलर्स हैं उनके ऊपर 4% टैक्स ला रहा है, जो फाइलर्स हैं और जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ऊपर 4% था, और जो नॉन फाइलर्स परचेजर हैं उनको 7% आपने कर दिया। दिस इज़ वेरी डेट्रीमेंटल टू द ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी। उसकी रीज़न ये थी ट्रांजैक्शंस आपके रुक गए। फिर कैपिटल गेन टैक्स आपने जो था उस पर कंपल्सरी कर दिया था कि 6 years तक टैक्स होगा, उसको आप 4 years पे कर देते, बिकॉज पीपल आर डिस्करेज फ्रॉम ट्रेडिंग। आप ये देखें कि आपके जो वॉल्यूम है उससे आप कमाएंगे, गवर्नमेंट भी कमाएगी और आवाम भी कमाएगी। किसी भी बिजनेस में जो आपकी मार्जिन होता है 25-30% होता है, उस पर आप जब टैक्स डालेंगे तो लोग डिस्करेज हो जाएंगे, वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। प्राइमरली आप देखेंगे जो पाकिस्तान की मार्केट से पैसा फ्लाइट ऑफ कैपिटल बाहर जा रहा है, दुबई भी जा रहा है, UK में जा रहा है। अगर दुबई की हम बात करें तो 2003 से 2008 तक जो ग्रोथ आई थी इकॉनमी में वो रियल स्टेट ट्रांजैक्शन से हुई थी। इसमें आपके रशियंस भी थे, फॉरेन बायर्स भी आ रहे थे, पाकिस्तान से वही पैसा बाहर जा रहा है दोबारा से। कि आज भी दुबई वही अट्रैक्शन दे रहा है, वो आपसे ये नहीं पूछते पैसे कहाँ से ला रहे हैं। अच्छा यासिर, मुझे ये बताएं यहाँ पे लकूनास कहाँ पे आप देखते हैं? आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इस वक्त क्या करना चाहिए? कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो आप रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? सो कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिसके ऊपर आपको लगता है फौरी काम किया जाए ताकि आने वाले दिनों में हमारे मुल्क की जो मईशत है वो बेहतर हो? देखिए, कुछ एग्जिस्टिंग टैक्सेस उनको ख़त्म कर दें। सेक्शन 7E आपने इम्पोज किया था, इसमें आप डीम्ड इनकम ऑन एडिशनल प्रॉपर्टी चार्ज कर रहे हैं, डिस्करेजिंग पीपल अगेन। साथ ही आपने जो सुपर टैक्स इम्पोज किया था इंडस्ट्री के ऊपर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे, उसको खत्म कर दें। 1 to 4% चार्ज किया जा रहा है ऑन एनीवन डिक्लेयरिंग रेवेन्यूज प्रॉफिट्स 150 to 300 million रुपीज़। ये ह्यूज अमाउंट है, क्योंकि वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ये कॉस्ट पास ऑन कर देंगी एंड यूज़र पे, ये डेवलपर्स पे। तो इंडस्ट्री को आप इंकरेज करें। एक टाइम पे सब्सिडी दी जा रही थी इंडस्ट्री को ऑन यूटिलिटी कॉस्ट, वो भी करें। कि हमारे इस साल भी वी आर सीइंग देयर इज अ 2 billion डिक्लाइन ऑन एक्सपोर्ट्स, प्राइमरली बिकॉज कॉस्ट इज गोइंग अप, रॉ मटेरियल्स आपके नहीं आ रही, आपकी LCs बंद हैं। LCs को रीओपन किया जाए, स्पेशली एसेंशियल आइटम है, फूड आइटम को अपना देखें आप। एसेंशियल आइटम में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ें देखें, जो आपकी मैकेनिकल इक्विपमेंट है, आपके लिफ्ट्स हैं, ACs हैं, लाइट्स हैं, आपके शैंडलियर्स हैं। दीज आर एसेंशियल आइटम्स टू कंप्लीट दोज प्रोजेक्ट्स। सेम थिंग फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की अगर कोई प्लांट मशीनरी डैमेज होती है तो उनको पार्ट्स चाहिए, उनको स्पेयर चाहिए, तो इंडस्ट्रीज आपकी बंद पड़ी हुई हैं बिकॉज LCs आर क्लोज, रॉ मटेरियल आपके पास नहीं आ रहा। वी हैव एन इशू विद इनपुट टैक्स। 8B एक पॉलिसी आई थी, इसमें आपको पता है कि आज फाइनेंसिंग लेना इम्पॉसिबल है, तो हम 90% एडजस्टमेंट कर रहे हैं फॉर द इंडस्ट्री एंड 95% कर रहे हैं रिटेलर्स के लिए। लेकिन रिटेलर्स एक ह्यूज कम्युनिटी है, तो इसको 100% आप एडजस्टमेंट में लेके आएँ, क्योंकि एक पेनी काउंट करते हैं। आप इसको कैरी फॉरवर्ड ना करें हर साल। इंडस्ट्री की हम बात करें, देखें जो आपकी रिटेलर्स हैं, ऑर्गेनाइज रिटेलर्स, दे आर रिप्रेजेंटिंग मेजॉरिटी ऑफ द इकॉनमी एंड इसमें जो अनऑर्गेनाइज है, अगर उस लिहाज से बात की जाए तो 2.2 मिलियन ट्रेडर्स की हम बात कर रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान। इस पर इनको जो टैक्स है, खास करके GST टैक्स को रिड्यूस कर दिया जाए। वो प्रपोजिंग कि आप उसको 12% पे लेके आ जाएं। जो आपका टर्नओवर टैक्स है उसको 0.25% कर दें। इससे बाकी ताजरान भी जो हैं जितने अक्रॉस पाकिस्तान इंकरेज होंगे। आज जो एक बंदा है वो उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि देयर इज़ अ ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट कि हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दे दो। आप कहें ठीक है, आप ट्रस्ट नहीं करते हम पे, लेकिन हम आपके लिए टैक्स रिड्यूस कर रहे हैं। आप टैक्स नेट में आ जाए तो ये शायद 2-3 साल तक आपके लिए फेवरेबल हो। वी हैव टू इंकरेज मोर पीपल, क्योंकि वॉल्यूम की बात है। अगर वॉल्यूम आप जनरेट करें, दिस एड्स टू द गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको कहा कि फिस्कल डेफिसिट है, आपके एक्सपेंडिचर्स आपकी आमदनी से कहीं ज़्यादा हैं, तो एक पेनी आपके लिए काउंट करता है। आप कब तक IMF के पास जाएंगे? जो आपकी डेट सर्विसिंग की कॉस्ट है आज, वो हम पे कर रहे हैं। वो लायबिलिटी हमारे ऊपर। खजाना को सुने या वजीर खजाना को सुने तो वो तो यही बोलते हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से आज हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। और IMF के साथ अगर हम ना गए, मिफ्ता इस्माइल साहब ये फरमाते हैं कि अगर वो IMF के साथ हम ना गए तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा चीज़ों को देना, क्योंकि IMF के साथ और भी सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम IMF के पास नहीं भी जाते तो हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सोल्यूशन तो है। द मनी इज़ इन पाकिस्तान, सारी कैश और वेल्थ यहाँ पे मौजूद है, गवर्नमेंट को लेनी नहीं आती। आई थिंक वी आर नॉट बेगर्स। हमारे ऊपर ये अनफॉर्चुनेटली एक स्टेटमेंट दी जाती है पाकिस्तान एक मोहताज महरूम कौम है। वे नॉट फाइनेंशियली साउंड नेशन। आप देखेंगे जितनी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है, जितना पैसा यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है, जो गाड़ियाँ यहाँ पे लोग चला रहे हैं, एंड हम चलेंगे अगर आप कंपेयर करें US से, हम कहते हैं पॉवर्टी रेट्स हमारे ज़्यादा हैं। हम चलेंगे बिलो पॉवर्टी हमारे रेट शायद 25% 24% होगा, US में 15% है। तो क्या हम वाकई गरीब आवाम हैं? जो वर्ल्ड बैंक के स्टेटमेंट्स हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी 24% है हमारी ग्लोबल रैंकिंग में। अगर आप ई-कॉमर्स के लिहाज से देखें, जो आपके एक्सपेंसेस, इवन लोग शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, अगर आप फिजिकल लोगों की शॉपिंग देखें, शोज़ यू
हाउ मच मनी पाकिस्तान हैज़ या पीपल इन पाकिस्तान हैव। द प्रॉब्लम इसकी गवर्नमेंट ये सोचती है कि हम अगर टैक्स लेंगे तो उन्हीं से लेंगे जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, हमें स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। टैक्स नेट को ब्रॉडन नहीं कर रहे, वी हैव टू ब्रिंग अदर पीपल इनटू टैक्स नेट। और IMF की साइकिल से निकलें, ये विशियस साइकिल है जो 22-23 साल से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। दिस इज डेट्रीमेंटल फॉर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। उसकी वजह ये है कि इसकी जो इंटरेस्ट जो आज आप देख रहे हैं, तो व्हाट वी पेइंग, हम फाइनेंस ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं टू पे ऑफ एग्जिस्टिंग लोन्स। ये एक मजाक बन चुका है। अगर आप फोकस करें ऑन इंडस्ट्री, इंडिजिनस प्रोडक्शन की तरफ लेके आए लोगों को, उस पर आप इंसेंटिव दें, कॉस्ट ऑफ लैंड आप कम कर दें, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड यूटिलिटीज। साथ साथ आप ये देखें कि टूरिज्म के ऊपर हम काम करें। पाकिस्तान इस रीजन के अंदर 40 से 50 बिलियन डॉलर सालाना कमा सकता है। उसके लिए हमें जो अपनी ड्यूटीज़ हैं, जो कस्टम्स हम चार्ज कर रहे हैं, वी शुड रिड्यूस दोस्त। क्योंकि आज अगर मैं होटल बनाता हूँ, मैं थीम पार्क बनाता हूँ या मैं शॉपिंग मॉल बनाता हूँ, जो कॉस्ट में पे करूँगा मुझे शायद 15 साल लग जाएँ वापस रिकवर करने में। कोई भी इन्वेस्टर चाहे लोकल हो या फॉरेन हो, ही वांट्स टू ब्रेक इवन इन 6 years। तो इस कॉस्ट की वजह से हम नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे। अदरवाइज लोकल ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं, फॉरेन ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं। FDI भी पाकिस्तान में आएगी। देखें आपके रेमिटेंस भी कम हुए हैं बिकॉज इज अ ट्रस्ट डेफिसिट। तो अगर आप ट्रस्ट वापस कायम करेंगे लोगों का, लोग पैसे लेके आएंगे पाकिस्तान में, बिलियंस के हिसाब से लेके आएंगे। यू हैव टू विन द कॉन्फ्रेंस बैक। और कॉन्फ्रेंस के लिए हम जैसे लोगों को आप सामने लेके आए, हु आर ऑलरेडी इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स इन पाकिस्तान। हम पॉलिसी के ऊपर आपके साथ काम कर सकते हैं। देयर शुड बी अ स्पेशल इकोनॉमिक सेल फॉर्म्ड फ्रॉम पाकिस्तान रिप्रेजेंटिंग कराची, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद। देयर इज नथिंग एज सच, देयर इज नथिंग एज सच। ऑल गवर्नमेंट्स ये ब्लेम एक दूसरे को करते हैं लेकिन हमारी सुनते नहीं है। अगर आप हमें ऑन बोर्ड लेते हैं, आई प्रॉमिस यू, जितने अंजुमान ताजरान पाकिस्तान में वो हमारे साथ काम करते हैं, कोलैबोरेट करेंगे, वी विल गेट द टैक्स पेयर्स ऑन बोर्ड। हम ट्रेडर्स को ऑन बोर्ड लेके आएंगे, जो आपके डेवलपर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें आपकी आबाद भी है और इस्लामाबाद डेवलपर एसोसिएशन है, हमारी बात सुने। वी कैन टेल यू हाउ मच डेवलपमेंट वी आर डूइंग, हाउ मच वी कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। अगर हम घर बना रहे हैं, लाइक आई सेड, ये एक घर नहीं है, ये इसमें हमारे साथ 60 सेक्टर्स काम करें तो कहीं मिलियन जॉब्स हैं, साथ साथ कहीं इंडस्ट्रीज हैं, ऑल फ्लरिश विद अस। तो आपका वो सेक्टर रुक गया जिसकी वजह से GDP में ह्यूज कंट्रीब्यूशन आई थी, मोर देन 40%। हम अगर GDP की ब्रेकडाउन देखें, SMEs की कोई बात नहीं कर रहा। SMEs इज अगेन अ ह्यूज सेक्टर। फिर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, there is no concept of blue water economy। हमारे पास मैरीटाइम अफेयर्स की वेबसाइट बनी हुई है लेकिन nobody talks about it। 900 किलोमीटर की कोस्ट लाइन मौजूद है। there is no concept of minerals in that region in terms of sourcing। there is no concept of tourism in that area। there is no concept of shipping। आप देखें कि चाइना ने सोलर बेड्स बनाए हुए हैं ओशंस में, डेजर्ट्स में बनाया हुआ। हमारे पास ब्यूटीफुल डेजर्ट्स हैं इन बलूचिस्तान, बट व्हाट आर वी डूइंग? हमारा कोई डेजर्ट सफारी हम ऑफर नहीं कर रहे। हम कंपनीज को यहाँ पे नहीं ला रहे। हम JVs करने को तैयार हैं, लेकिन JVs के लिए वी नीड अ स्टेबल एनवायरनमेंट विद कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूड पॉलिसीज। ठीक हो गया। अभी आपने एक और भी बात की थी इंपोर्ट और LC के हवाले से। जब भी हम वजारत ख़जाना को सुनते हैं तो वो ये कह रहे थे कि इस वक्त मुल्क के हालात को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। लेकिन जो मुझे आपकी बातों से इंप्रेशन आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये गलत फैसला था, जिसकी वजह से जो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है वो नीचे तक आया और बहुत सी जो इंडस्ट्री है वो बंद हुई है। ये आपका लास्ट कॉमेंट है, कोशिश कीजिएगा इसे सम अप करने की। देखिए, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट इफेक्ट आया था। आपकी इकॉनमी कंट्रैक्ट हुई है, आपकी डेवलपमेंट कम हुई है अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, आपकी इंडस्ट्री भी बंद होगी बिकॉज रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। स्टील की एग्जाम्पल ले लेंगे, रॉ मटेरियल ना होने की वजह से स्टील की प्राइसेस कहाँ गई हैं, और साथ साथ स्टील आज 30% पे ऑपरेशनल है। ये 50% पे इनको चाहिए जस्ट ब्रेक इवन। तो इसी के साथ आपके बाकी सेक्टर्स भी हैं, चाहे वो आपकी सीमेंट हो, आपकी कोई भी एलाइड इंडस्ट्री हो, डोर्स वाले हो, एल्यूमिनियम हो, टाइल कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं। सो LCs हैव स्लोड, हैव नॉट जस्ट स्लोड एवरीथिंग डाउन, हैव स्टॉल्ड एवरीथिंग। आपकी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं, आपकी डेवलपमेंट सेक्टर बंद पड़ा हुआ है, बिल्डिंगें फिनिशिंग नहीं हो पा रही, हम कंज्यूमर्स को हैंड ओवर नहीं कर पा रहे। और जो इन्फ्लेशन का इस पर इंपैक्ट है, 50% प्लस इन्फ्लेशन पे हम आ चुके हैं। एंड अगेन जो लोकल मेड आइटम्स है वो प्राइस हो चुके हैं। इस बजट के बाद क्या हालात देखते हैं? वन लाइनर। आई रियली होप दैट थिंग्स इंप्रूव इफ दे टेक अस ऑन बोर्ड। मशावरत के साथ अगर पॉलिसीज बनाएंगे तो हम बेहतर बना सकते हैं। अब तो बजट सर पे है, सप्लीमेंट्री में कुछ हो सकता है। आई होप कि कॉमन सेंस प्रिवेल्स और हम बेहतरी की तरफ जाएं। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब आपका। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।